हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो तीन अपकमिंग आईपीओ ओपन होने वाले हैं 23 जुलाई को, उन्हीं में से एक आईपीओ है एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम उसका रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजें सारी डेटा हम क्लियर करेंगे। पर डिसीजन आपको अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। और दोस्तों, आज इसकी एंकर लिस्ट भी आने वाली है, तो अभी तक आई नहीं है। जब आ जाएगी तब डिस्कस भी कर लेंगे, और या कल की तारीख में हम इसका आराम से डिस्कशन कर लेंगे। और मैं इतने दिन उत्तराखंड टूर पे था, आज ही आया हूँ। आज जितना जल्दी हो सके सारे जो आईपीओ के रिव्यू के वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज सुबह ही मैं आया हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ फटाफट से एक एक करके आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो यह भी 23 से 27 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। इसमें कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, आईपीओ की डिटेल्स, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाते हैं, जो कि एक अंदाजा ही होता है, फिक्स चीज नहीं है, इसके भरोसे आप मत रहिएगा। तो अभी जो जीएमपी चल रही है 14% के आसपास, लगभग 16 रुपए पर शेयर मान के चल सकते हैं। डिमांड ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इसीलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कब बनी थी, क्या क्या है, सब सारी चीजें जानते हैं। तो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 के अंदर। करीब करीब 24 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, तो देखिए, कंपनी जो है ये गवर्नमेंट पीएसयू जो कंपनियां होती है, उसके अलावा और भी कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती है, उनको आईटी सर्विसेज जो होती है, आईटी सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आती है, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अब जैसे आईटी सर्विसेज में क्या आता है, पहला आता है ये जो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा आईटी सिस्टम संभालना होता है, सर्वर चलाना होता है, नेटवर्क मेंटेन करना होता है, डेटा सेंटर, आईटी सपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें। फिर आता है इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन, बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उनको इंप्लीमेंट करती है, उनके अंदर लागू करती है, जैसे सैप है, ओरेकल है, इस तरह से। फिर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, कोई कस्टम सॉफ्टवेयर है, एआई है, ऑटोमेशन वगैरह करना हो, जैसे अभी कोई बैंक हो, उसकी मोबाइल ऐप वगैरह आप कुछ बनानी हो, या वेबसाइट हो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, इस तरह से। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, और प्रोडक्ट वगैरह भी ये लगाती है, मतलब दूसरों के प्रोडक्ट होते हैं ये लगा के देती है, इंप्लीमेंट करती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की लाइसेंसिंग हो गई, ओरेकल के लाइसेंस हो गए, डेल वगैरह के सर्वर्स आते हैं, सिस्को जो है उसके नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स आते हैं, ये भी लगा के देती है। ओवरऑल आईटी सर्विसेज से रिलेटेड काम है। अब जैसे मैनेज सर्विस है, वहां से लगभग इसका 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन से लगभग 33% का रेवेन्यू जनरेट होता है। डिजिटल सर्विसेज से लगभग 16% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और प्रोडक्ट और लाइसेंसिंग वगैरह से 10% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये हो गया रेवेन्यू का ब्रेकअप। इसके मेन क्लाइंट्स की बात करें, जैसे आरएचपी में मेंशन है, इंडियन रेलवेज है, इंडियन एयरफोर्स है, बीएल है, एनआईसी है, पावर ग्रिड है, मतलब पीएसयू कंपनियां ज्यादा है, जहां से लगभग 47% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, इसके अलावा एनटीपीसी, गेल, ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस तरह के कई क्लाइंट्स हैं, मतलब क्लाइंट बेस काफी अच्छा है इसका। तो ओवरऑल ये सेक्टर अच्छा है। पर देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर, जहां से भी जुड़ा हुआ, तो इनका जो पैसा आता है, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उनका पैसा आने में थोड़ा समय लगता है, कहीं पैसा फंस जाता है, ये भी चीजें भी होती है। बाकी काम नो डाउट बढ़िया है। और ये काम मतलब ऐसा नहीं यूनिक है, ये ऐसा काम बहुत से लोग करते हैं, बट इनके प्रोजेक्ट ज़्यादातर गवर्नमेंट से है, तो ये अच्छा है कि इनका लिंक वगैरह भी ठीक है, तो रेवेन्यू बराबर जनरेट होता रहता है। ये होगी कंपनी की डिटेल्स। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2026 तक दिए गए हैं, मतलब लगभग 4 साल के दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखिए, तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 2023 के अंदर 2.68% थे, 2024 के अंदर 4.69%, 2025 के अंदर 10.86%, 2026 के अंदर 11.13%, मतलब लगातार मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है, रिजर्व्स इसके हाथ में लगातार बढ़ रहे हैं, 96 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स हैं। और उसी के साथ डेट, उधारी भी बढ़ रही है, उधारी है 85 करोड़ रुपीस की। इसके अंदर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.63 का निकल कर आता है, और जिसमें से 20 करोड़ रुपए अपने आईपीओ से पे करेगी, अच्छी बात है। उसके बाद भी थोड़ा डेट रह जाएगा। इसकी डेट जो उधारी का कारण है, ये जो प्रोजेक्ट्स लेती है, तो ज़्यादातर पैसा फंस जाता है, पैसा आने में टाइम लगता है, तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने थोड़ा लोन वगैरह ले रखा है, एज पर आरएचपी में आपको बता रहा हूँ जो जानकारी अवेलेबल है। हालांकि देखा जाए तो फाइनेंशियल्स ठीक है, मतलब इतने ज्यादा रिस्की नहीं नजर आ रहे हैं, तो ओवरऑल फाइनेंशियली ठीक नजर आ रही है। आरओई 34.7% है, आरओसी 32.5% अच्छी है। फिर आती है वैल्यूएशन की, तो इसके जैसी और भी कंपनियां लिस्टेड है, और अगर इसने जो पीयर्स मेंशन किए हैं उनमें से रेवेन्यू वाइज काफी छोटी कंपनी है। इसका पी 12.35 का है, अदर्स का है 20 से लेकर 63 के बीच में, तो पी वाइज तो वैल्यूएशन ठीक लग रही है। इसका प्राइस टू बुक देखे तो 3.66 का है, अदर्स का है 5.45 से लेकर 13.7 का,
तो प्राइस टू बुक वाइज भी वैल्यूएशन ठीक नजर आती है, वैल्यूएशन सही दी है, ये अच्छी बात करी इन्होंने। अब इस आईपीओ की डिटेल्स ले तो आईपीओ 23 से लेकर 27 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा और इसकी लिस्टिंग डेट है 30 जुलाई को और ये फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में देखा गया 120 से 127 रुपए के बीच में 110 शेयर्स का लॉट है। इसका टोटल इशू साइज 166.80 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इशू, अच्छी बात है, जिससे अपना कुछ डेट पे कर रही है। 8 करोड़ रुपए अपने जो कुछ प्रोडक्ट्स हार्डवेयर वगैरह खरीदने के अंदर काम में ले रही है। 102 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में काम में आने वाले हैं। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 83% है, बाद में 62% के आसपास रह जाएगी और इसका मार्केट कैप करीबन बनेगा 664 करोड़ रुपए का, मतलब काफी छोटी कंपनी है ये, स्मॉल कैप से भी छोटी कह सकते हैं हम। तो ओवरऑल ये हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए मैं सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स, सारे डेटाज आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज है, जैस पैरामीटर, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और अभी की कंडीशन में डिमांड देखने के लिए। पैरामीटर्स जरूरी है और जीएमबी में हमेशा आपको कहता हूं एक अंदाजा है। जैसे अभी देखिए जीएमबी एसबीआई फंड्स में क्या हुआ, जीएमबी 15-20% चल रही थी और लिस्टिंग सिर्फ 8% पे हुई। तो ये जीएमबी के भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं। तभी इसकी जीएमबी 14% के आसपास है। अभी इसके अंदर हम इसको आधा पॉइंट देते हैं, 20% हो तो हम इसको पूरा 1 पॉइंट देते हैं, बट जीएमबी का अंदाजा है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस देखिए ये तो फिक्स चीज है, तो इसमें इसका पी वाइज, प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशन सही नजर आ रही, फेयर नजर आ रही, 1 पॉइंट पूरा मिल जाता है। बाकी एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन वगैरह वो भी मिलेगा, तब देख लेंगे कैसा मिलता है, उसके बाद आगे की चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। फिर बात आती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए सबसे अच्छा चीज लगी मुझे वैल्यूएशन इसकी सही है, ये अच्छी बात है। बाकी आरओसी वगैरह बढ़िया है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, 11% के आसपास मार्जिन है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो ये काम कर रही है आईटी सेक्टर का, उसके अंदर इसके 47% जो क्लाइंट्स है लगभग गवर्नमेंट सेक्टर से, ये बहुत अच्छी बात है। और पूरा फ्रेश इश्यू है, डेट पे कर रही है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में ले रही है, ये भी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या, नेगेटिव्स देखिए आईपीओ के बाद भी थोड़ा बहुत डेट रहेगा और डेट रहने के कारण है कि कंपनी जो प्रोजेक्ट्स लेती है उनमें इसके पैसे फंसते हैं, वापस आने में जो समय लगता है, क्योंकि जो पेमेंट करते हैं उनमें समय लगता है, इस कारण क्या है कि इनको वापस लोन लेने की भी जरूरत पड़ती है, ये चीज है। तो ये रिस्क भी कह सकते हैं कि भाई पैसा फंसता भी है, कभी कभार कोई डिफॉल्ट भी कर जाता है, ये चीजें होती है। ओवरऑल कंपनी को देखा जाए तो अच्छी नजर आ रही है, मतलब इतने हाई रिस्क पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे। कंपनी के वैल्यूएशन वगैरह अच्छी थी, आरओसी वगैरह बढ़िया है, मार्जिन वगैरह अच्छे हैं। हाँ ये अपने आने वाले टाइम में जो डेट है वो आने वाले टाइम में पे कर दे तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इतने हाई रिस्क नहीं है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।